नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये सारी क्राइम्स घटनाओं के बारे में जानकारी देने का एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि आप इन घटनाओं को सुनकर, देखकर कुछ जीवन में शिक्षा धारण करें और सतर्क हो जाएं और अपने ऊपर आने वाली किसी भी प्रकार की मुसीबत से खुद को बचा सकें। तो आइए, आज कहानी जो है ये है बेंगलुरु की महालक्ष्मी केस से जुड़ी हुई। महालक्ष्मी केस के डिटेल में आज आपको पूरी बातें बताते हैं। ये महालक्ष्मी जो होती हैं, इनका 2 सितंबर 2024 को मोबाइल नंबर अचानक से बंद हो जाता है। और फिर इनकी जो माँ होती है 10-15 दिन में इनके घर इनसे मिलने जुलने के लिए आती रहती थी और इनसे बातचीत मोबाइल के माध्यम से करती रहती थी। और इस बीच उनकी माँ ने कई बार उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई उनका नहीं आ रहा था, फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद फिर इनकी माँ को अड़ोसी पड़ोसी ने और वो जो मकान मालिक हैं जहाँ महालक्ष्मी ले रह रही थी, वहाँ से उनके मकान मालिक ने इनकी माँ को, जो कि इनकी माँ मीना देवी मीना राणा है, उनको कॉल किया और कहा है कि ये जो घर है आपकी बेटी ने किराए पे ले रखा है, ये कई दिनों से बंद है और इसके अंदर से काफ़ी गंदी सड़न सी बदबू आ रही है। तो उनका तो कुछ अता पता है नहीं, आप यहाँ आकर ये दरवाज़ा खोलिए और हमारी मदद कीजिए। तब मीना राणा अपनी एक बेटी, जो कि महालक्ष्मी की जुड़वा बहन है, उनका नाम लक्ष्मी है, माँ बेटी दोनों यहाँ आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। और दरवाज़ा खोलने के बाद यहाँ से जो एकदम से बदबू का, कहते हैं कि झोंका आता है, उससे कुछ लोग इनके साथ थे मोहल्ले पड़ोस के, वो भी जानना चाहते थे सबके मन में कि ये बदबू किस चीज़ की है। तो सभी लोग, बहुत दिन बाद कुछ सस्पेंस एक चीज़ खुलती है तो बहुत सा झुंड आ जाता है और खड़ा हो जाता है। तो उनके साथ भी ऐसा खड़ा हुआ था। और जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर से इतना बड़ा हवा का बदबू वाला झोंका आता है और पूरा, तो सभी लोग अपना मुंह बंद करके पीछे की तरफ हट जाते हैं। माँ भी हट जाती है, लेकिन माँ अपने दिल पे पत्थर रख के फिर पल्लू से मुंह ढक के अंदर जाती है। और फिर अंदर का जो नज़ारा होता है कि कीड़े छोटे छोटे वहाँ रेंग रहे थे, जो कि कोई चीज़ सड़ जाती है, आपने देखे होंगे कीड़े होते हैं, वो कीड़े रेंग रहे थे। और ये कीड़ों की कतार एक लाइन में कहीं जा रही थी। घर में चारों तरफ कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और फिर खून के भी छींटे पड़े हुए थे। खून की एक लकीर जो कि किचन की तरफ जा रही थी और किचन में एक फ्रिज रखा हुआ था। जब फ्रिज को इनकी माँ, वो थोड़ा सा ओपन था, जब वो पूरा खोल के देखती हैं तो इनकी माँ की चीख निकल जाती है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं। उनकी चीख सुनकर और आजू बाजू वाले लोग जो कि पीछे हट गए थे वापस आते हैं, तो वो भी सब घबरा जाते हैं, सिहर जाते हैं। उस फ्रिज के अंदर सबसे ऊपर वाले डोर में जो रखी हुई थी, वो दो टांगे हुई थी, रखी थी, बीच में कुछ धड़ के टुकड़े रखे हुए थे और सबसे नीचे वाले खाने में महालक्ष्मी का सिर था। इसी सिर से इन्होंने अपनी बेटी का पहचान कर ली। और ये सब समझ में आ गया कि ये जो खून के मांस के टुकड़े यहाँ चारों तरफ पड़े हुए हैं, जो कि सड़ रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, ये उनकी ही बेटी का फैला हुआ है। तो फिर यहाँ पुलिस को बुलाया जाता है और फिर तहकीकात शुरू होती है। और जो मीना राणा हैं वो पूरी डिटेल में बताती हैं आप बीती कि कहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है और क्या है। तो आइए इस कहानी को मीना राणा की जुबानी से सुनते हैं। मीना राणा, जो कि नेपाल की रहने वाली हैं, वो पुलिस को दिए बयान एफआईआर में दर्ज करवाती हैं। वो बताती हैं कि मैं नेपाल की रहने वाली हूँ, मेरे पति चरण सिंह, मैं कुछ साल पहले, आज से 30-32 साल पहले यहाँ बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी। यहाँ हम लोग कमाई करने, यानी पैसे कमाने के लिए आए थे। फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए और काम करने लगे। इसके बाद मुझे 2 जुड़वा बेटियाँ हुईं, जिसका नाम पहला मैंने महालक्ष्मी रखा और दूसरी का लक्ष्मी रखा। और इसके बाद कुछ साल बाद मुझे फिर 2 बेटे हुए, सुरेश नरेश। जब मेरी बेटी बड़ी हो गई तो वह एक हमने सब तरीके से परवरिश करके महालक्ष्मी बड़ी हो गई, तो यहाँ हमने एक शख्स हेमंत दास के साथ, बेंगलुरु का ही वह रहने वाला है, उसके साथ हमारी बेटी की 2023 में शादी करवा दी गई थी।
शादी के बाद दोनों खुश थे, आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। हेमंत दास जो हैं वो एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जॉब करते हैं, काम करते हैं। वहीं मेरी बेटी एक मल्लेश्वर मॉल में, जो कि यहाँ बेंगलुरु का बड़ा मॉल है, वहाँ एक सेल्स वूमेन के रूप में काम करने लगती है। दोनों की ज़िंदगी आराम से गुजर बसर हो रही थी, लेकिन कुछ और इनको एक बेटी भी होती है, महालक्ष्मी और हेमंत दास की। एक बेटी होने के बाद दोनों की ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से, यानी कुछ महीनों से, हेमंत दास और हमारी बेटी के बीच अनबन होने लगी। हेमंत दास का कहना था कि मेरी जो पत्नी है वो दूसरे मर्दों के साथ संबंध रखती है, दोस्ती रखती है, आना-जाना करती है। इनकी इस हरकत से मैं परेशान हो गया हूँ। इसके बाद जो महालक्ष्मी हैं वो भी एफआईआर दर्ज करवाती हैं कि मेरा ये जो पति है मुझे टॉर्चर करता है, मारता पीटता है, मुझ पे शक करता है, दूसरे लोगों के साथ मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है। मैं इससे परेशान हूँ और इससे अलग रहना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। महालक्ष्मी अपनी बेटी को हेमंत दास के पास छोड़कर इन शर्तों पर कि मैं 8-15 दिन में, 20 दिन में अपनी बेटी से मिलने तुम्हारे घर आया करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अपनी माँ के साथ महालक्ष्मी जाके रहती है। 1-2 महीने रहने के बाद फिर बेंगलुरु के ही वह कबालीवाकल इलाके के तीसरी मंजिल के फ्लैट में वह रहने लगती है किराए से। 5 महीने हुए थे और एक जो हेयर कट ड्रेसर, एक व्यक्ति जिसके हेमंत दास ने अपनी पत्नी के साथ फ्रेंडशिप और नाजायज़ संबंध के इल्ज़ाम लगाए थे, वो अशरफ है। अशरफ के साथ ही हेमंत दास ने अपनी पत्नी महालक्ष्मी के रिलेशनशिप होने के इल्ज़ाम लगाए थे। पुलिस को ये बयान दिया हुआ था जब महालक्ष्मी ने इन पर मारपीट का एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद फिर महालक्ष्मी 5 महीने पहले ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी और वे अकेली ही रह रही थी। अपनी पति के साथ वो नहीं रहीं, उनकी एक बेटी थी। फिर वो अपनी माँ और बहन के साथ रहीं, उनके साथ भी वो नहीं रहीं, फिर वो अलग से रहने लगी। ऐसे चल रहा था उनका सबका काम आराम से, लेकिन 2 सितंबर को अचानक से महालक्ष्मी गायब हो जाती हैं। 2 सितंबर 2024 को जब उनकी माँ बार-बार उन्हें फ़ोन करती है, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है, फ़ोन रिसीव नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। महालक्ष्मी 15-20 दिन में अपने माँ और बहन से मिलने भी जाती थीं और अपनी बेटी से, जो कि हेमंत दास के पास उनकी बेटी रह रही, उनसे भी मिलने जाती थीं। लेकिन इन सभी लोगों ने उनके बारे में जानकारी जुटाने की या छानबीन करने की या एफआईआर गुमशुदगी, कुछ भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। जब अड़ोस पड़ोस में उनका जो ताला लगा हुआ था, महालक्ष्मी जहाँ रह रही थी, अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब उस कमरे में से बदबू आने लगी बहुत तेज, उनसे सहन नहीं हुई, तब मकान मालिक से उन्होंने शिकायत की। कहा कि महालक्ष्मी जिस घर में जो औरत, एक लेडीज रह रही थी, उसका घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, लेकिन वहाँ से कुछ बदबू आ रही है, सड़न सी बहुत ही असहनीय है। आप यहाँ खुलवाइए इस घर को और देखिए कि क्या माजरा है। जब मकान मालिक वहाँ आते हैं, ताला लगा होता है, चाबी उनके पास नहीं होती है और फिर वो जाके अपने घर में पुराने रिकॉर्ड्स पेपर देखते हैं, जहाँ महालक्ष्मी मीना राणा का मोबाइल नंबर उन्हें मिल जाता है, जो महालक्ष्मी की माँ है। फिर वो महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी का जो घर है वो बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है और उसमें से सड़न की बदबू आ रही है। आपको अगर मालूम है जानकारी तो उनको बता दीजिए, या फिर आप यहाँ आकर इस घर को खोलिए और पता कीजिए कि क्या है। जब 21 सितंबर शाम को मीना राणा इस घर में आती हैं, खोलती हैं और जो सारा मामला देखती हैं, तो सब सन्न रह जाते हैं। पुलिस आते हैं, पुलिस फिर उनके मीना राणा के जो भी बयान होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके पति हेमंत दास को और अशरफ बॉयफ्रेंड जो था महालक्ष्मी का कथित तौर पे बताया जा रहा था, उसको गिरफ्तार करते हैं, हेमंत दास को गिरफ्तार करते हैं और मीना और जो महालक्ष्मी जिस मॉल मल्लेश्वरम में काम करती थी, वहाँ के स्टाफ से जाके पूछताछ करते हैं।
तब वो सब लोग बताते हैं कि 2 सितंबर के बाद से महालक्ष्मी से कोई भी बातचीत, कोई भी मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पति भी बताते हैं कि वो 15-20 दिन में आती थी बेटी से मिलने, और अभी से 20 दिन पहले ही वो आई थी, बेटी से मिल के गई थी। उसके बाद हमारा उससे कोई भी कांटेक्ट, बातचीत नहीं हुई है। अशरफ से जब पूछताछ होती है तो अशरफ कहते हैं कि हाँ, मेरी फ्रेंडशिप तो है, बातचीत होती थी, लेकिन 1 महीने मतलब 15-20 दिन से मेरी भी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। तब वो महालक्ष्मी का जो फ़ोन है उसकी कॉल डिटेल, और अशरफ की कॉल डिटेल, और हेमंत दास की कॉल डिटेल, सबकी कॉल डिटेल चेक करने के बाद अशरफ और हेमंत दास जो है वो इस शक से बाहर हो जाते हैं कि शायद इन्होंने नहीं मारा। लेकिन पुलिस का काम है शक करना, तो शक तो था ही, और कहा था जब जब पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो तुम आना और ये शहर छोड़ के कहीं मत जाना। इसके बाद फिर अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ होती है तो पड़ोसी बताते हैं कि ये जो औरत 5-6 महीने पहले ही यहाँ इस फ्लैट में रहने के लिए आई थी, लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि इनका जो रहन वो रात में ही अक्सर आती थी, और ये इसलिए क्योंकि ये सुबह 9 बजे अपने मॉल में जॉब करती थी तो वहाँ चली जाती थी, और रात के 10 साढ़े 10 बजे ये आती थी। लेकिन पड़ोसियों ने जो बताया वो एक चौंकाने वाला खुलासा था। उन्होंने बताया कि ये जो शख्स है हेमंत दास, ये भी उनके साथ नहीं आता था, और ये अशरफ भी नहीं आता था। एक तीसरा व्यक्ति है जो इनको रोज लेने और छोड़ने के लिए आता था, और अपने मुंह पे वो एक कपड़ा बांधे हुए रहता था। तब पुलिस की शक की सुई घूमती है, और उस अनजान व्यक्ति का नंबर जो होता है उसकी डिटेल निकाली जाती है, उसका पता निकाला जाता है, लोकेशन। तो उसकी लोकेशन कभी आती है पश्चिम बंगाल से, कभी उड़ीसा से, कभी यहाँ से। तो पुलिस को शक था, इसीलिए पुलिस ने स्टार्टिंग में तो मीडिया वालों में कुछ बताया नहीं इसके बारे में, लेकिन इस शख्स की वह तलाशी जानकारी ले रहे थे, और जब ये केस पूरा उछाल मार देता है तब पुलिस के हाथ इस शख्स का पुलिस को इसका भाई मिल जाता है। भाई को गिरफ्तार करते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तब इस शख्स का भाई बता देता है कि मेरे भाई ने ही महालक्ष्मी का मर्डर किया है। मर्डर करने के बाद वो यहाँ आया था और बता रहा था मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक्चुअली वो उड़ीसा के एक गांव से यहाँ रहने के लिए, जॉब करने के लिए आए थे, और यहाँ महालक्ष्मी से उनकी पहचान हो गई। वह महालक्ष्मी को रोज लेने और छोड़ने के लिए जाते थे। किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो जाता है और वो महालक्ष्मी को मार देते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में सजा के वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए उड़ीसा रवाना होती है तब पुलिस को पता चलता है कि उड़ीसा के एक कब्रिस्तान में एक शख्स पेड़ से लटका हुआ है। जब उस शख्स के पास जाते हैं तो पुलिस को जिस कातिल की तलाश थी, महालक्ष्मी के जिस कातिल को पकड़ने गई थी, वास्तव में वही शख्स कब्रिस्तान के एक पेड़ में लटका हुआ मिलता है। ये देखकर, भयानक दृश्य देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं, और पुलिस जब उनके आसपास देखती है तो एक लैपटॉप, एक बैग मिलता है, बैग के अंदर एक डायरी मिलती है और एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें इस शख्स का कबूलनामा होता है। इसका नाम रहता है, मेरा नाम मुक्ति रंजन रॉय है। मैं महालक्ष्मी से कुछ महीनों पहले ही मिला था। मुझे उससे प्यार था। हम दोनों आपस में अच्छे से चल रहे थे। तभी महालक्ष्मी का और भी लोगों के साथ मिलना जुलना था। ये बात मुझे पसंद नहीं थी, और मैं महालक्ष्मी को अक्सर समझाता था कि तुम दूसरे लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना बंद कर दो। पर महालक्ष्मी मेरी बात नहीं मान रही थी, और इन सब के बारे में अपनी माँ और बहन को बताने जा रही थी। तब 2 सितंबर को मैं अपनी स्कूटी लेकर देर रात महालक्ष्मी के घर जाता हूँ। महालक्ष्मी को समझाता हूँ आखिरी बार कि तुम दूसरे लोगों से कांटेक्ट करना बंद कर दो। तब महालक्ष्मी मुझ पर हाथ उठाती है। इससे मुझे गुस्सा आ जाती है, और फिर मैं महालक्ष्मी को जान से मार देता हूँ। मारने के बाद मैं महालक्ष्मी के कम से कम 59 टुकड़े करता हूँ, और फिर उनको फ्रिज में सजा देता हूँ। वहाँ पड़े ब्लड को भी मैं साफ करने की कोशिश करता हूँ ताकि पड़ोसियों को बदबू ना आए, और फिर वहाँ से मैं दरवाज़ा बंद करके लॉक करके चला जाता हूँ। ये सुसाइड नोट में उन्होंने कबूलनामा किया, और इस प्रकार से अब फिर भी मीडिया में ये कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, क्या ये शख्स खुद से मरा है या किसी ने। अब कई बातें होती रहती हैं, लेकिन अभी तक जो
सारी जानकारी यहाँ से, इनकी माँ से और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे निकल के फाइनली इनका जो कातिल सस्पेंस था वो भी पकड़ा मिला, लेकिन वो मृत हालत में मिला। बाकी और कौन कौन इसमें शामिल हैं, किन्होंने सबूत को मिटाने की कोशिश करी और बात और क्या है, ये सब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द ही इसके बारे में और कुछ जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। लेकिन ये सारी कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि एक ही शहर है, वहीं आपका पति रहता है, वहीं आप अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ भी आप नहीं रह पा रही हैं, अलग रहती हैं और इन लोगों से वास्ता भी रखती हैं। पति के होते हुए आप दूसरे व्यक्ति से दोस्ती रखती हैं, रिलेशन रखती हैं, फिर उस रिलेशन वाले व्यक्ति की वजह से पति आपको छोड़ देता है। उसके बाद आप तीसरे व्यक्ति से रखती हैं जो आपके 59 टुकड़े कर देता है। तो पढ़ाई लिखाई और जॉब करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने जीवन में ऐसी मुसीबतों को मोल ले लें, ऐसी बैठे बिठाए मुसीबतों को इनवाइट करते रहें जो आपकी ही जीवन का नाम निशान मिटा दें। और फिर इसके जाने के बाद जो बदनामी होती है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपकी पहचान है, माँ बाप, बहन हैं, भाई हैं, जो पति है और आपकी जो नन्ही सी बच्ची है, उन पर क्या बीत रही होगी। ये समाज उनको कितने दिन तक जिंदा रहने देगा, जीने देगा सुकून से, कैसी कैसी बातें करेगा, पूछेगा। ये सारी बातें बताने का एक ही मतलब है कि अगर आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं या अपने घर परिवार के साथ होते हुए, चाहे आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी आप बाहर किसी से दोस्ती रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये आपकी हंसी खुशी घर गृहस्थी को तबाही करेगा। कोई ये आपको कामयाब उन्नति खुशी नहीं देगा। आप खुद सोचिए, जब आप एक पर्सन के साथ खुश नहीं हैं तो आप अपनी खुशी के लिए आप दूसरे पर्सन के साथ दोस्ती कर लेते हैं। जब आप उसके साथ खुश नहीं, खुशियाँ कहीं दुनिया में खैरात में मिलती नहीं है। खुशियाँ हमें अपने अंदर जागृत करनी पड़ती हैं, अपनी मौजूदा हालात को स्वीकार करके उसे अपनाते हुए अपने जीवन में रास्ता निकाला जाता है, वहीं रहते हुए कि हम खुश कैसे रहें। अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रहिए, पॉजिटिव रखिए और अपने रिश्तों को समेट कर रखने की, बांध कर रखने का कोशिश करिए। बस यही उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।